Hello student, good morning. Today we will going to discuss next topic of chapter vectors is application of resolution of a vector. तो जैसे कि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन डिस्कस किया था। अब हमारे पास क्या है कि जो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ते हैं तो उसका यूज कहाँ पे है, मीन्स उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर्स। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है, वो क्या है ये आप जानते भी हैं। इट इज इजली टू पुल ए लोन रोलर देन टू पुश इट। कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी रोलर है तो उसको जब हम पुल करते हैं तो वो इजी होता है पुल करना, मीन्स उसमें इतना ज्यादा फोर्स से नहीं लगाना पड़ता। और अगर उसको पुश करते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स से लगाना पड़ता है। तो देखो ये डिपेंड करता है, कोई टर्म ऐसी भी होती है जिसमें हम पुश करते हैं तो वो इजिली मूव कर लेती है। यहाँ पर हम लोन रोलर की बात कर रहे हैं कि लोन रोलर के केस में, जो लोन रोलर है उसके केस में क्या होता है कि पुल करना है वो इजी होता है किसकी बजाय, पुश करने की बजाय। और वैसे हमारे पास बहुत सारे डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिनको पुल करना इजी होता है पुश करने की बजाय। मीन्स पुल करते हैं तब कम फोर्स लगाना पड़ता है, पुश करते हैं तो ज्यादा फोर्स से लगाना पड़ता है। तो हम कंडीशन देखते हैं, एक बार पुलिंग की देखते हैं, दूसरी बार पुश की देखते हैं। तो देखो बेटा ये हमारे पास है पुलिंग की कंडीशन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो लोन रोलर है ना उसको क्या कर रहा है, ऐसे पुल कर रहा है, खींच रहा है, आगे की तरफ ऐसे खींच रहा है। तो देखो जब जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा रोलर कि जब ये रोलर होता है उसको ऐसे क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है, खींच रहा है। जब इस तरह से हम खींचते हैं तो इट मीन्स वो कुछ एंगल बनाता है। और ये आपको बताया था कि जब भी एंगल होता है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, ये हम हमेशा ध्यान ही रखेंगे। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करने का मतलब एक ओरिजेंटली कंपोनेंट होता है। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ओरिजेंटली, ये आपको बताया था यहाँ एफ है तो ये एफ कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। और ये हमारे पास इसका वर्टिकली कंपोनेंट हो जाएगा। और वर्टिकली कंपोनेंट को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एफ साइन ऑफ थीटा। ये आपको समझ आ गया था, ओरिजेंटली कंपोनेंट कोस में होता है और वर्टिकली कंपोनेंट साइन में। अब देखो यहाँ पर वेट हमेशा, कोई भी बॉडी होती है उसका वेट हमेशा सेंटर से लगता है। तो देखो ये सेंटर से लगा दिया वेट। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि एफ साइन थीटा और वेट को तो बैलेंस कर दिया किसने, एफ साइन थीटा। एक कंपोनेंट बच गया जो कि हमारे पास कौन से डायरेक्शन में बचा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स भी तो हम इधर ही लगा रहे हैं ना। और यहाँ पर ये जो एफ कोस थीटा है ये ग्रेटर है किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। क्योंकि यहाँ पर देखो वैसे हम एक्सटर्नल, क्योंकि काइनेमेटिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं और काइनेमेटिक्स डायनामिक्स आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे। एक्सटर्नल फोर्स मीन्स फ्रिक्शन फोर्स है, वो सब यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हम। तो देखो वैसे भी अगर मान लीजिए आप कहोगे कि हर बॉडी के ऊपर लगता है फ्रिक्शन फोर्स, तो जो अपोजिंग फोर्स होता है, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है एफ कोस थीटा ये ग्रेटर है किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। इसीलिए वो बॉडी है जब फोर्स लगाते हैं रोलर के ऊपर तो क्या करती है, वो आगे की तरफ मूव करने लग जाती है। तो ये बात समझ आई आपको। यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि देखो वेट को इसने बैलेंस कर दिया, एक कंपोनेंट बचा जिसके कारण ये इजली से, और वो कंपोनेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। तो इट इज इजली टू पुल ए लोन रोलर देन टू पुश इट। आप पुशिंग की कंडीशन देख लेते हैं। देखो बेटा जब पुशिंग की कंडीशन देखते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो रोलर है इसको ऐसे पुश किया जा रहा है, ऐसे यू फोर्स लगाया जा रहा है, इसको यू फोर्स लगाया जा रहा है। इट मीन्स ये कुछ किसी एंगल से, तो ऐसे कोई भी ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ओरिजेंटल लगा दिया, क्या करते हैं ऐसे किसी भी फोर्स के साथ ही तो उसको ऐसे पुश करते हैं। इट मीन्स मेक्स एन एंगल थीटा। ये आपको बताया जब भी एंगल थीटा होता है तो रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो इधर ऐसे फोर्स लगा रहा है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इसका ओरिजेंटली कंपोनेंट जो ओरिजेंटल डायरेक्शन में होता है। और जो 90 डिग्री पे होता है ना उसको बोलते हैं हम वर्टिकली कंपोनेंट। दूसरा देखो वेट है वो सेंटर से लगता है। अब यहाँ पर देखो इफेक्टिव वेट कितना हो गया, वेट तो था ही और एक कंपोनेंट और लग गया।
और वो कंपोनेंट कौन सा लग गया, एफ साइन थीटा। और कोई भी जो बॉडी होती है उसके ऊपर फोर्स लगाने का मीन्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके वेट के ऊपर तो डिपेंड करती है। अगर कोई बॉडी है उसका वेट ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको पुश या पुल करने के लिए। अगर बॉडी का वेट कम है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा पुश और पुल करने के लिए। तो इट मीन्स देखो वेट तो था ही और एक कंपोनेंट और ऐड हो गया। एक कंपोनेंट और ऐड कौन सा हो गया, एफ साइन थीटा, जो कि इफेक्टिव वेट है। यहाँ पर देखो इफेक्टिव जो वेट है वो और इंक्रीज हो गया। इट मीन्स हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि इधर तो इसने इसको बैलेंस ही कर लिया। मीन्स वेट था उसको दूसरा जो वर्टिकली कंपोनेंट था वो दोनों कैसे आ गए, इक्वल एंड अपोजिट आ गए। और ये कंपोनेंट बच गया एक्स्ट्रा और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। मतलब कि जिधर पुल कर रहे थे उधर ही वो कंपोनेंट लग रहा था। और यहाँ इस कंडीशन में तो देखो इस कंडीशन में इफेक्टिव वेट तो बढ़ गया। अच्छा ये कंपोनेंट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही लग रहा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स आप इसमें बेटा पुश कर रहे हैं इसको। तो देखो हम इधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही ये कंपोनेंट लग रहा है। तो जिसके कारण इस कंपोनेंट के कारण ये बॉडी है वो आगे की तरफ इसको हम पुश कर पाएंगे। और जबकि हमारे पास जो इफेक्टिव वेट है वो बढ़ जाएगा। मीन्स जो वेट तो था ही साथ में एक कंपोनेंट और ऐड हो गया। इट मीन्स हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा पुश करने के लिए किसकी बजाय, पुल करने की बजाय। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इट इज इजी टू पुल ए लोन रोलर देन टू पुश इट, कि पुल करना है वो काफी इजी होता है पुश करने की बजाय। एक और एग्जांपल लेते हैं उससे थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा कि जो वर्किंग एन एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। आपने न्यूटन के थर्ड लॉ में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो वॉकिंग वहां पर भी अपने एग्जांपल पढ़ा था, स्विमिंग ध्यान है ना आपको। तो यहाँ देखो वॉकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, वॉकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, ये इसका भी एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ ए रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इसका भी, इसकी भी ये वर्किंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ये इसकी भी एप्लीकेशन है। कैसे देखो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, जैसे जब हम चलते हैं ना, जब देखो जैसे मान लीजिए हम चलते हैं, ये हमारा पंजा है जैसे पैर का, जैसे इस तरह से पैर हमारा, तो हम जब चलते हैं ना तो देखो ये आपके कैसे बताऊं, आप तो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे चलते हैं तो हम हमारे जो पैर हैं वो इस तरह से होते हैं ना, ऐसी पोजीशन में होते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं ना, किस पे फोर्स लगाते हैं, अर्थ पे। अर्थ क्या करती है, अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसके कारण हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इट मीन्स अर्थ है वो वापिस क्या कर रही है, जैसे हम फोर्स कर रहे हैं तो अर्थ वापिस क्या लगाती है, रिएक्शन लगाती है ना। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखो बेटा यहाँ पर जैसे फोर्स लगाया, फोर्स जो हमारा जो पंजा होता है, जैसे इस तरह देखो याद कर सकते हैं, पंजा आपने देखा होगा ऐसे इस तरह की शेप का होता है। आप कभी जैसे कि मिट्टी के अंदर चले हुए होंगे तो ऐसे मिट्टी से यूं उखड़ी हुई नजर आई होगी आपको। इट मीन देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और जब भी एंगल थीटा होता है रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, और रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास ये कितना हो गया, आर कोस ऑफ थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा। और बॉडी का वेट तो होता ही है ना, जब जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है चलेगा या कोई भी एनिमल है जैसे जो भी चलता है उसका वेट तो होता ही है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई होगी, क्या समझ आई कि वेट है और ये जो दोनों है वो कैसे लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। तो वेट को तो इसने वर्टिकली कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया और एक बचा है, ये कौन सी डायरेक्शन में बचा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बचा है नहीं। तो देखो आपके पास न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो न्यूटन ने ये बताया कि जितनी एक्शन होती है उतनी ही रिएक्शन होती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, फिर चलेगा कैसे। मीन्स जैसे कि मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग तो ये था ना कि जितना फोर्स एक्शन लगाया उतनी वापिस रिएक्शन मिली और जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मिली। मीन्स जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर जैसे हम चल रहे हैं तो हमने जो हमारा वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट हमारे पास क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, और अर्थ वापिस क्या कर रही है, अपोजिट फोर्स लगा रही है। लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं ना, हमारे वेट की वेट है फिर भी हम आगे की तरफ चलते हैं। तो वो आपको समझ आ गया होगा कि एक कंपोनेंट और बचता है जिसके कारण, क्योंकि जैसे ही हमारा जो वेट होता है उसके रेस्पेक्ट में जब रिएक्शन होती है वापिस जो अर्थ
उसके ऊपर रिएक्शन करती है, उसके कारण एक कंपोनेंट बच जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और इस कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होती है, तभी हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बेटा समझ आया होगा आपको। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मींस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स है वो, उसका हम काफी ज्यादा यूज करते रहेंगे आगे की भी फिजिक्स में जब भी पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, जहां पर भी एंगल थीटा बनता है उसको रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजोल्व कर देना। एक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होता है, दूसरा हमारे पास वर्टिकली कंपोनेंट होता है। तो समझ आया बेटा। वॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, की वॉकिंग एक एग्जाम्पल है किसका, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक दो टर्म है वो छोटी छोटी बच गई है, वो हमारे पास क्या है, जैसे पोजीशन वेक्टर इन स्पेस की बात कर ले। एक सिंपल सा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। पोजीशन वेक्टर आपको बताया था, वही चीज है बिल्कुल, थोड़ा सा रिपीट करवाते हैं इसको। पोजीशन वेक्टर इन ए स्पेस, स्पेस है, स्पेस मींस 3 डायमेंशन, जहां पर एक्स वाई जेड तीनों पोजीशन हो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। तो देखो यहाँ पर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हमने क्या कहा था, पोजीशन वेक्टर कहा था। अब स्पेस की बात कर रहे हैं तो देखो बेटा, स्पेस में हमारे पास एक्स एक्सिस भी है, वाई भी है, और साथ में हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस भी। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक्स वाई जेड ले लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन इन स्पेस कहेंगे। मीन्स यहाँ पर ये ओ है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स आई वाई जे जेड के। ये आपको समझ आ गया होगा। आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, और के आपके पास किसमें है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर जब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, मींस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लीजिए पॉइंट यहाँ से यहाँ चला तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल लेंगे, फिर नहीं तो जैसे कि यहाँ आने के बाद में इसकी पोजीशन कुछ और मान लो, क्या मान लो, x1 y1 और z1 मान लो, या अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो x डैश से मान लेना, x डैश y डैश और z डैश से मान लेना। तो यहाँ देखो ये अब मान लीजिए इस पॉइंट को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, q से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ओ क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x डैश आई y डैश जे z डैश के। अब आपसे कह दिया जाए भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और निकालो, क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा इसकी लेंथ की बात कर ले ना, जैसे कि मान लीजिए इसकी ओपी की लेंथ की बात कर ले, ये तो हमारे पास इसकी पोजीशन हुई ना। जैसे कि मान लीजिए सपोज करो हम इसको आर से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हुई ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ के लिए क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे सपोज करो ये 0.234 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट, तो वो इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ। लेंथ क्या होती है हमारे पास, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होती है ना, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो क्या निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आई जे के उसमें नहीं रहेगा आपके पास। तो देखो बेटा समझ आ गया, ओ क्यू है वो हमारे पास क्या आ गया, एक्स डैश आई वाई डैश जे जेड डैश के। अब हमसे ये पूछ लिया जाए भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताया था ना, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सी डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो देखो भाई इस डायरेक्शन में की, ये पोजीशन वेक्टर इधर था, ये पोजीशन वेक्टर इधर था, ये इधर से इधर गया, इस डायरेक्शन में की, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अब आपने पढ़ ही रखा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जैसे इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपने पढ़ रखा है बेटा अच्छे से। क्या, ओपी प्लस पी क्यू, इसका रिजल्टेंट कौन देता है, ओ क्यू। तो ये हमारे पास पी क्यू है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो एच डैश आई माइनस कर देते हैं यहीं पर बेटा, क्या लिख देते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई, वाई डैश माइनस वाई इंटू जे एंड जेड डैश माइनस जेड इंटू के। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके पोजीशन आ गए, क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जैसे कि मान लीजिए ये भी पूछ लिया जाए हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस पूछ ली जाए भाई कितनी ट्रेवल की, तो डिस्टेंस के लिए क्या निकालोगे, इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बेटा सीधा लिख देना, बस जो वैल्यू आई है ना उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर,
बोलो, आ गया होगा समझ में? तो ये आपको समझ आ गया। क्या आ गया? x डैश माइनस, जब मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, मीन्स जब लेंथ पूछी जाती है कि कितनी लेंथ ट्रेवल की, तो क्या कर दोगे? उसका मॉडुलस निकाल दोगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल दोगे। इन विच डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो ये आपने पढ़ रखा है। बस यहाँ पर आपके पास क्या है? स्पेस है। वहां पर हम प्लेन के अंदर बात करते थे, आई और जे की बात करते थे। तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर इन ए स्पेस। अब हम वेक्टर एडिशन की बात कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास, वेक्टर एडिशन व्हेन वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। छोटा सा टॉपिक है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, हमारे पास क्या है? वेक्टर एडिशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर एडिशन है वो किसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं? हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल रहे हैं। वेक्टर एडिशन इन टर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखो, वेक्टर एडिशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपके पास क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मींस इन 2 डायमेंशन की बात कर लो, इन 2 डायमेंशन की बात कर लो या 3 डायमेंशन की बात कर ले। तो जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है 2 डायमेंशन में, क्या लिख दोगे? 2 वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए 2 वेक्टर, या वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स की बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो, जब 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो आई और जे रहेगा। 2 वेक्टर्स हैं, या बी भी आपको आता है, बस थोड़ा सा आपको रिपीट करवा रहे हैं। ऐड करना है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसका एडिशन आ जाएगा। a प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो बेटा, ax प्लस बी एक्स इंटू आई, और सेकेंड वन क्या हो जाएगा? ay प्लस बी वाई इंटू जी। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? rx मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रिजल्टेंट है वो ये आ गया। और अगर आपके पास मीन्स जे कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ पूछा जाए तो वाई एक्सिस की तरफ रिजल्टेंट ये आ गया, एक्स एक्सिस की तरफ रिजल्टेंट ये आ गया। समझ आ गया होगा बेटा? अब अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन की बात कर ले, किसकी बात कर ले? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन ले लिए, कुछ नहीं करना, ए जेड को लगा देना। इधर किसको लगा दोगे? बी जेड को लगा दोगे। जब आप ऐड करोगे एक टर्म और बढ़ जाएगी, ए जेड प्लस बी जेड इंटू के, तो अब ए कंपोनेंट और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए जेड प्लस ए बी जेड। तो ये था हमारे पास वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन और इन 3 डायमेंशन। समझ आ गया होगा बेटा? 2 डायमेंशन में 2 होते हैं हमारे पास, आई और जे मीन्स प्लेन की बात करते हैं, एक्स और वाई की बात करते हैं। 3 डायमेंशन में स्पेस की बात करते हैं, मीन्स तीनों होते हैं, एक्स बी, वाई बी और जेड बी। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सॉरी वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये आपको आज के टॉपिक समझ आ गए होंगे। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था पोजीशन वेक्टर इन स्पेस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। और ये भी आपके पास सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस वीडियो को आप अच्छे से समझना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।